बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो टॉपिक है वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और इसके साथ साथ डेक्लरेटरी डिक्री के बारे में भी पढ़ेंगे। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में रेलिवेंट सेक्शन 39, 40 और 41 सेक्शन है। तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। इसके अंदर ये जो रेमेडी दी गई है ये इक्विटेबल रेमेडी है। और फिर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? कोई डॉक्यूमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर और कोई डॉक्यूमेंट है जो पार्टीज के दरमियान रिटन फॉर्म में लाया गया है, उनके राइट्स और कोई लाइबिलिटीज क्रिएट हुई है इसमें। लेकिन वो कोई अगर पार्टी समझती है कि वो अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता रहा तो उस पार्टी को उसका कोई इर्रिपेरेबल लॉस हो सकता है और वो डॉक्यूमेंट किसी किसी पार्टी के फ्रॉड की वजह से भी बना हुआ हो सकता है कि कोई पार्टी है उसने फ्रॉड कमिट करके वो डॉक्यूमेंट बना लिया जिससे उसने दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली है। तो वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू का जो डॉक्यूमेंट होगा, तो उसको अगर कैंसिल करवाना चाह रहे हैं जो ओरिजिनल ओनर या ट्रू ओनर है, तो फिर उसको सेक्शन 39 के तहत वो सूट फाइल करेगा सिविल कोर्ट के अंदर और उस डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन की प्रेयर करेगा। 39 सेक्शन, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, एनी पर्सन अगेंस्ट होम a return instrument is void or voidable, who has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding, may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable, and the court may, in its discretion, so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled. If the instrument has been registered under the Registration Act, the court shall also send a copy of its decree to the officer in whose office the instrument has been so registered, and such officer shall note on the copy of the instrument contained in his books the fact of its cancellation. इसके कैंसिलेशन के बारे में कहा गया है कि कब कैंसिलेशन का हुक्म दिया जाएगा, कब कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी तनसीह का हुक्म दिया जाएगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी पर्सन, एनी पर्सन है इसके अंदर, कोई भी पर्सन कोर्ट में जाकर उस डॉक्यूमेंट की मनसूखी करवा सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई पार्टी उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसका नाम दर्ज है तो वही जाकर उसकी कैंसिलेशन करवाएगी, बल्कि कोई और पर्सन भी करवा सकता है। कब वो करवाएगा, उसकी जरूरत क्यों उसको पेश आएगी, वो ये फील करेगा कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट इसी तरह मौजूद रहा तो फिर उससे उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन है, एक माकूल उसको खतरा लाहिक है, वो मौजूद है खतरा, इसका एक सीरियस इंजरी उसको हो सकती है, उसको एक नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है अगर वो जूं का तू डॉक्यूमेंट रहा तो। अब उस डॉक्यूमेंट जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, दूसरी बात यह है कि वो रिटर्न हो, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट हो और फिर वो वाइड है या फिर वाइडेबल है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वाइड और वाइडेबल को हम देख चुके हैं कि वाइड डॉक्यूमेंट जो कि किसी उसकी अपनी एक रीजंस है, डॉक्यूमेंट वाइड कब होता है, अनलॉफुल जो होता है डॉक्यूमेंट वो वाइड होगा। और फिर वाइडेबल कौन सा आता है? जो किसी पार्टी की ऑप्शन के ऊपर होता है, अगर वो पार्टी उसको एज इट इज एडमिट करती है या करना चाहती है तो वो उसकी ऑप्शन पे है, अगर वो उसको एडमिट नहीं करना चाहती तो फिर उसको वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है पार्टी। वो फ्री कंसेंट की बेस के ऊपर जा सकती है कि ये फ्री कंसेंट नहीं थी उसकी या फिर कंसिडरेशन नहीं थी।
कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो तो वाइड ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर वो प्रेशराइज करके उसको विदाउट फ्री कंसेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर उसके सिग्नेचर लिए गए थे, तो फिर तब वो उसको वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से वो कोर्ट में जाएगी। वो पार्टी जो होगी वो कोर्ट में जाकर ये अपने खदशात का इजहार करेगी, ये उसको खतरा लाहिक है। अब कोर्ट जो होगी वो उसको एविडेंस लेगी, उसके मुताबिक जो वो अपनी प्ली या अपना केस प्लेट अपनी लेके आया है वो फ्री वो अदालत के अंदर वो साबित करेगा कि ये डॉक्यूमेंट उसकी मर्जी के खिलाफ है, या फिर ये डॉक्यूमेंट उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको बताए बगैर ये डॉक्यूमेंट तहरीर किया गया है, या उसकी गैर मौजूदगी में तहरीर किया गया है, या फिर वो ये प्ली ले सकते हैं पार्टी के इसके ऊपर जो उसके सिग्नेचर करवाए गए हैं वो फ्रॉड के साथ करवाए गए हैं। उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो ये डॉक्यूमेंट तहरीर करे। अगर कोई किसी के हम मार्क या सिग्नेचर किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर करवा लेता है और बाद में उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट या और कोई चीज़ तहरीर हो जाती है, तो फिर इस सूरत के अंदर वो पार्टी जो जिसने वो सिग्नेचर किए थे वो ये प्ली ले सकती है कि ये डॉक्यूमेंट जो उसने बना लिया है, दूसरे फरीक ने जो डिफेंडेंट ने डॉक्यूमेंट बना लिया है, ये उसने बाद में बनाया है, बाद में प्रिपेयर किया है। ये उसकी ग्राउंड्स हो सकती हैं उस कैंसिलेशन की। उसके बाद फिर कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है। कोर्ट इस बात की पाबंद नहीं है कि कोर्ट फौरी तौर पर या लाज़िम है कोर्ट के ऊपर उसको कैंसल करे, बल्कि कोर्ट अगर इसको क्योंकि ये इक्विटेबल रेमेडी है, इक्विटेबल रिलीफ है, तो इक्विटेबल रिलीफ एज़ ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं किया जाता, बल्कि ये कोर्ट की सवाबदीद होती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट उसको ग्रांट करे या ना करे। लेकिन ये डिस्क्रिशन जो होती है ये आर्बिट्रेरीली नहीं होती, मनमानी के साथ कोर्ट नहीं कर सकती, बल्कि कोर्ट जब अगर कोई कैंसिलेशन का दावा खारिज करती है तो उसकी सॉलिड ग्राउंड्स लिखती है साथ। और ये जो लॉ पॉइंट्स हैं अगर वो फ्रीक उन लॉ पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता, या फिर कोर्ट ये समझती है कि उसने जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं की इस सेक्शन के मुताबिक, वाइड या वाइडेबल डॉक्यूमेंट को वो करार नहीं दे सका या फिर उसको साबित नहीं कर सका, तो इन वजूहात की बिना पर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज करते हुए अप्लाई करते हुए उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल भी कर सकती है, और फिर अगर चाहती है कि नहीं कैंसिल बंद होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट, तो फिर उसको इनकार भी कर सकती है, उस दावे को खारिज भी कर सकती है। अब जब कैंसिलेशन की डिक्री कोर्ट जारी कर देगी, उसके बाद अगर तो वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, तो फिर उस डिक्री की जो कॉपी होगी वो उस ऑफिसर के पास भेजी जाएगी, उसकी एक टेस्टेड कॉपी उस डिक्री की जिसके पास वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है, ताकि वो इस डॉक्यूमेंट के हवाले से जो उसकी लेटेस्ट पोजीशन है, जो उसकी लीगल वैल्यू है, उसके बारे में वो उसको लिख ले, और जो उसके अंदर रजिस्टर के पास उसके पास जो रजिस्टर है उसके अंदर जो इंदराज हुआ है वो उसको देख ले और चेक कर ले और उसके अंदर नोट कर ले कि इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, अब इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट को अब कोई भी शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी एक इलस्ट्रेशन है। A, the owner of a ship by fraudulently representing her to be a seaworthy induces B, an underwriter, to insure her. B may obtain the cancellation of the policy. अब एक पॉलिसी है जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी का करने वाला जो है वो उसके पास ए जाता है अपने शिप की पॉलिसी करवाने के लिए, इंश्योरेंस करवाने के लिए, और फिर वो ये ज़ाहिर करता है या बताता है उसको कि उसका शिप चल सकता है और ठीक है, और कहता है कि इसकी पॉलिसी या इंश्योरेंस कर दी जाए, तो वो जो बी है वो उसकी बात से इंड्यूस हो जाता है, उसकी बात मान लेता है और उसको एक एग्रीमेंट उन दोनों के दरमियान हो जाता है। तो इस सूरत के अंदर बाद में पता चलता है बी को कि वो जो शिप था वो पहले से ही खराब था, वो ठीक नहीं था। तो इस सूरत के अंदर वो
कोर्ट में जाकर उस एग्रीमेंट को, जो इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों के दरमियान, वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकता है जाकर कोर्ट में। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से बना है वो अगर एज इट इज रहता है, उसी तरह वो उसका वजूद कायम रहता है, तो फिर जहाज को कोई अगर नुकसान आ जाता है तो फिर उसके बाद उसको इंश्योरेंस के हवाले से जो उनका एग्रीमेंट हुआ होगा वो क्लेम उसको देना पड़ेगा। इसलिए फिर वो ये खदशात जाहिर करता है, तो फिर बी जो है वो कोर्ट में जाकर उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकता है। सेक्शन 40, what instruments may be partially cancelled। अब एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है या कोई डीड है जो कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे कि कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप है, उसके अंदर एक फ़रीक है दूसरे फ़रीक के साथ काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स कर लेता है। उसके अंदर वो बाद में ये देखता है कि जो कुछ उसके अंदर कंडीशंस या शराइत लिखी हुई है, वो इल्लीगल है या फिर वो गलत है। अगर वो स्टैंड नहीं करती रही तो फिर उसको कोई लॉस हो सकता है उस फ़रीक को। तो वो जाकर कोर्ट में उसको पार्शली भी जो वो इल्लीगल या फिर गलत उसके अंदर एडिशन हुई है या फिर जो उसके अंदर रिटन फॉर्म के अंदर वो जो चीज़ है जो इल्लीगल उसको उसके हिसाब से इल्लीगल है, तो वो उसको जाके कोर्ट में रिमूव करवा सकता है, उस हिस्से को कैंसिल करवा सकता है और बाकी का जो डॉक्यूमेंट होगा वो स्टैंड करेगा एज इट इज। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ different rights or different obligations, the court may in a proper case cancel it in part and allow it to stand for the residue। अब यहाँ पर यही बात बयान की गई है कि अगर एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के राइट्स हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑब्लिगेशंस हैं, तो उनमें से कुछ राइट्स या ऑब्लिगेशंस उनकी जो पार्टीज हैं उनके हिसाब से वो किसी एक फ्री के हिसाब से उसके खिलाफ जा रही हैं, उसको उनसे नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर उस हवाले से वो कोर्ट में जाकर उतने हिस्से को कैंसिल करवा सकते हैं और बाकी जो पार्ट होगा वो उसका एज इट इज रहेगा। सेक्शन 41, powers to require party for whom instrument is cancelled to make compensation। अब यहाँ पर चूंकि हम लॉ ऑफ इक्विटी के हवाले से पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसका एक पार्ट है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इक्विटी का जो लॉ है वो कॉन्शियस की बेस के ऊपर है, उसमें ईमानदारी को देखा जाता है, फिर उसमें मसावात को देखा जाता है, नेचुरल जस्टिस को देखा जाता है। यहाँ पर उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों फ्री कैन जो होंगे एक मुकदमे के अंदर, दोनों को बराबर का इंसाफ देने के लिए ये सेक्शन बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन कर रहा है उस बात की। ऑन adjudging the cancellation of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may require। अब कोर्ट का काम है इंसाफ के तकाजों को पूरा करना। अब अगर कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देती है, मतलब उस दावे को डिक्री कर देती है, तो फिर उस सूरत के अंदर मुद्दई जो होगा जिसकी फेवर में वो कोर्ट का फैसला हुआ है, कोर्ट उसको ऑर्डर जारी कर सकती है कि इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने में आपका जो फायदा हुआ है वो तो हो गया, अब दूसरा फरीक जो है उसको भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए इस डॉक्यूमेंट के कैंसिल होने के बाद। तो फिर कोर्ट उस फ्री को, उस मुद्दई को ऑर्डर जारी कर सकती है कि वो दूसरे फ्री को कंपनसेशन ग्रांट कर दे। वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी
जितनी कंपनसेशन कोर्ट उसको तयन करेगी वो फिर उस प्लेंटिफ को वो देनी पड़ेगी दूसरे फ्री को, ताकि दोनों फ्री कैन के साथ इंसाफ हो सके और फिर लॉ ऑफ इक्विटी या फिर इक्विटेबल रिलीफ है उसके मुताबिक कोर्ट का फैसला आ सके। तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये रोजमर्रा के हमारे जो केसेस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन के लिए दावाजात अदालत में आए हुए होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई अगर डॉक्यूमेंट है, किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अपने नाम पे लिखवा लिया है, तो उस सूरत के अंदर जब वो जो ओरिजिनल ओनर होगा, जब उसको इस बात का इल्म होगा कि वो प्रॉपर्टी उससे किसी ने हथिया ली है, डॉक्यूमेंट नए और फेक डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, तो फिर उन डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन के लिए वो पार्टी कोर्ट में जाएगी। जब उसको इस बात का इल्म होगा तब से वो उसके पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट में जाकर इसको कैंसिल करवा ले और फिर उसको वो अपनी उस उसके साथ जो फ्रॉड कमिट हुआ है उसकी टोटल जो उसकी स्टोरी होगी, जिस तरह उसके साथ फ्रॉड कमिट किया गया है, वो जो डिफेंडेंट है जिसने वो प्रॉपर्टी इलीगल वे से अपने नाम पे लगवाई है, वो सारा प्रोसेस उसके साथ उस दावे के अंदर वो मेंशन किया जाएगा और फिर बाद में जाकर उसको एविडेंस के ज़रिए साबित करके कोर्ट उसको जब देखेगी कि ये साबित हो चुका है कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, वॉइड है या वॉइडेबल है, तो फिर उस सूरत के अंदर वो डिक्री जारी हो जाएगी। उसके बाद डिक्लेरेटरी डिक्रीज है। डिक्लेरेटरी डिक्री भी एक इंतहाई अहम टॉपिक है, तो इक्विटेबल रेमेडी है ये भी। अब हम इक्विटेबल रेमेडीज या फिर मोड ऑफ इक्विटेबल रिलीफ का जब जिक्र करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट मोड है, डिफरेंट वेज है और डिफरेंट केसेस हैं जिसके तहत वो इक्विटेबल रिलीफ या इक्विटेबल रेमेडी ग्रांट की जाती है। इसके अंदर हमने रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से पढ़ा, वो भी एक मोड है इक्विटेबल रिलीफ का। फिर उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से हमने पढ़ा, तो वो भी एक मोड है। फिर रिसेशन है, रेक्टिफिकेशन है, अब कैंसिलेशन है और डिक्लेरेशन है, इंजंक्शन है, ये सारे मोड हैं इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट करने के। तो इनमें एक मोड जो है वो सेक्शन 42 में बयान किया गया है, डिक्लेरेटरी डिक्रीज। डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब क्या है और डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन डिक्लेयर से बना है वर्ड। डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना, और कोई ऐसा कोई किसी का राइट है, वो राइट उसके प्रॉपर्टी के हवाले से हो सकता है, वो कोई इसका कोई लीगल कैरेक्टर हो सकता है किसी पर्सन का। अब अगर कोई शख्स उस चीज़ से इनकार कर रहा है, उस लीगल कैरेक्टर से या फिर उस लीगल राइट से, उसको कोई मानने से इनकार कर रहा है या इनकार करने में कोई दिलचस्पी रखता है, तो इस सूरत के अंदर वो फरीक जो उस राइट का या उस करैक्टर का हकदार है, वो कोर्ट में जाकर उस शख्स के खिलाफ जो उसको डिनाई कर रहा है, उसके खिलाफ ये डिक्लेयर करवाएगा कि उसका ये राइट बनता है और जो शख्स उसका इनकार कर रहा है वो ऐसा ना करे। उसको ये डिक्लेयर करवाने के लिए वो कोर्ट में जाता है। तो इसकी ये डिक्लेरेशन या डिक्लेरेटरी डिक्री जब कोर्ट जारी कर देती है, तो उसकी आगे फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होती। ये सिर्फ कोर्ट का इतना काम है कि राइट्स को डिक्लेयर कर दिया जाए, क्या किसका राइट बनता है। अब डिक्लेरेटरी डिक्री जो है इसकी रीजंस क्या है, क्यों ये जारी की जाती है? डिक्लेरेटरी डिक्री जारी करने का मकसद ये होता है कि जो पार्टीज हैं
उनके जो लीगल राइट्स हैं, उनके जो लीगल कैरेक्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। अगर एक किसी प्रॉपर्टी का कोई शख्स ओनर है, तो दूसरा शख्स उस प्रॉपर्टी को ये ना क्लेम करे कि ये प्रॉपर्टी उस दूसरे शख्स की है, बल्कि अगर वो उस बात से उसको परेशान कर रहा है जो रियल ओनर है, तो फिर वो कोर्ट में जाकर वो रियल ओनर अपनी मल्कियत को साबित कर सकता है और डिक्लेयर करवा सकता है कि वो ही ओरिजिनल ओनर है। एक तो ये है कि जो लीगल कैरेक्टर है या जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो सिक्योर हो सके, इसलिए डेक्लेरेटरी डिक्री जारी की जाती है। फिर उसके बाद जो फ्री कैन है, उनके आपस के जो राइट्स हैं, जो सोसाइटी का पीस है, उसको मेंटेन करने के लिए भी ये डिक्री जारी की जाती है, डेक्लेरेटरी डिक्री जारी की जाती है, ताकि सोसाइटी के अंदर पीस बना रहे और सोसाइटी एक हा हार्मफुल तरीके से ना चले, बल्कि अमन के तरीके से चले और पीसफुल तरीके से सोसाइटी जारी रहे। तो इस सूरत के अंदर इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए डेक्लेरेटरी डिक्री जारी की जाती है। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई शख्स किसी को विरासत की जायदाद से महरूम कर दे, कोई भाई है, वो अपनी किसी बहन को या अपने किसी भाई को उस विरासत की जायदाद से महरूम कर दे और उसको लीगल हेयर ना शो करे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो उस वारिस वो एक अपने आप को वारिस डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट में डेक्लेरेटरी सूट फाइल करेगा, ताकि कोर्ट उसको, जिस तरह वो एक शख्स जिसके हिस्से में प्रॉपर्टी आ चुकी है, उसने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है खुद ही, तो इसी तरह वो जो महरूम रह गया है उस प्रॉपर्टी से, वो भी अपने आप को डिक्लेयर करवा सकता है एक ट्रू लीगल हेयर के तौर पर। तो इस तरह ये है इसके रीजंस या पर्पसेस डेक्लेरेटरी डिक्री के। आप जब कैंसिलेशन का सूट फाइल करेंगे, डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन का, अगर एक शख्स है उसने इलीगल वे से प्रॉपर्टी अपने नाम पे सारी की सारी लगवा ली है, विरासती प्रॉपर्टी है, तो वो अपने नाम पे लगवा ली है और अपने किसी भाई को या और किसी रिलेटिव को जो उसका हकदार था प्रॉपर्टी का, उसको महरूम कर दिया है, उससे फ्रॉड कमिट करते हुए कर लिया, तो जो एग्रीड पर्सन है, एक तो वो डॉक्यूमेंट को जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मालिक बन गया है दूसरा शख्स, तो उसको वो कैंसिल करवा सकता है और साथ ही साथ खुद को डिक्लेयर भी करवा सकता है कि मैं भी इसका लीगल हेयर हूँ, मैं भी इस प्रॉपर्टी के अंदर हकदार हूँ, लिहाजा मुझे भी डिक्लेयर किया जाए कि मैं वारिस हूँ उस मरने वाले का। और साथ ही वो जो डॉक्यूमेंट दूसरे शख्स ने बना लिया है, जो उसके नाम पे ट्रांसफर हो गई है, वो जो डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, जो म्यूटेशन हो गया है या और कोई डॉक्यूमेंट बन गया है, तो फिर वो उसको कैंसल भी किया जाए। तो वो इस डेक्लेरेटरी सूट के अंदर ये भी कर सकता है कि दोनों चीज़ों को क्लेम कर ले। तो इस तरह फिर डेक्लेरेटरी सूट के अंदर वो ये ले सकता है। फिर इसके बाद इसी डेक्लेरेटरी सूट के अंदर जहाँ पे वो अपने आप को लीगल हेयर डिक्लेयर करवाना चाहता है और प्रॉपर्टी के जो इलीगल डॉक्यूमेंट दूसरे भाई ने या किसी और ने बना लिए हैं, उनको कैंसल करवाना चाहता है। साथ ही वो इसके साथ-साथ इसी केस के अंदर, इसी दावे के अंदर इंजंक्शन का भी सूट फाइल कर सकता है। इंजंक्शन की भी एप्लीकेशन इसी सूट के अंदर दे सकता है, ताकि वो जो फ्रीक है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो चुकी है या आ चुकी है, वो इस प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट फर्दर एलियनेट ना कर दे, ताकि वो इस प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट ना कर दे, तो किसी इसकी कोई हैसियत ना तब्दील कर दे, तो उसको स्टेटस को के तौर पर वो अपना दावा कर सकता है उसके अंदर, वो जो एग्रीड पर्सन है, तो फिर एक ही मुकदमे के अंदर डिक्लेरेशन भी हो रहा है, फिर इसके बाद कैंसिलेशन भी हो रही है डॉक्यूमेंट की और उसके साथ-साथ उसके ऊपर स्टे भी लिया जा रहा है। तो हर दूसरा केस जो है वो सिविल केस डेक्लेरेटरी डिक्री के साथ डेक्लेरेटरी डिक्री हासिल करने के लिए दायर हो रहा है, तो कोर्ट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
इसके बाद डेक्लेरेटरी डिक्री, अगर किसी पर्सन का कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है या फिर नादरा की तरफ से कोई कार्ड है या स्कूल सर्टिफिकेट है, उसके अंदर उसके नेम की मिस्टेक हो गई है, उसके फादर नेम की कोई मिस्टेक हो गई है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उस सूरत के अंदर उसको वो गलत डिक्लेयर करवा सकता है कि ये उसका नाम नहीं है जो नादरा ऑफिस ने मेंशन कर दिया है, या फिर स्कूल की तरफ से जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये उसका नाम नहीं है, बल्कि उसका नाम जो दुरुस्त है वो जो नाम उसका है वो मेंशन करेगा, और साथ ही कोर्ट से ये इस्तदा करेगा, प्रेयर करेगा वो फरीक कि उसका नाम जो दुरुस्त है वो मेंशन किया जाए, ना कि जो गलत लिख दिया गया है उसको मेंशन किया जाए। तो ये मतलब सिचुएशन है जब कोर्ट में जाकर डेक्लेरेटरी डिग्री हासिल की जा सकती है। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डेक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट, इसी तरह ये भी डिस्क्रिशन है कोर्ट की, क्योंकि इक्विटेबल रेमेडी है, इक्विटेबल रिलीफ है ये, तो इसके अंदर भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief। इसके साथ एक बार है, इसकी एक प्रोवाइजो भी है। बार टू सच declaration, provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff, being able to seek further relief than a mere declaration of title, omits to do so। अब यहाँ पर इसके अंदर जो इसेंशियल्स हैं वो ये बन रहे हैं। एनी पर्सन, एक तो है कि एनी पर्सन कोई भी शख्स हो सकता है जो ये दावा दायर कर सकता है डेक्लेरेशन का। वो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? एंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर, उसका कोई लीगल करेक्टर बनता हो, वो वारस है अगर तो लीगल करेक्टर उसका लीगल हेयर वाला होगा, या फिर किसी और तरीके से अगर उसने कोई परचेज की हुई है लैंड तो वो फिर वो उसके अंदर बायर हो सकता है, तो ये वाला लीगल करेक्टर है उसका, वो उसका हकदार हो, एंटाइटल्ड हो उसका। और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, या फिर किसी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है उसके हवाले से उसका कोई राइट बनता हो, जैसे कि हम सेल एंड परचेज है, लीज है, इस तरह के करके कोई उसका कोई राइट उसके अंदर बन रहा है, तो वो शख्स कोर्ट में जाकर एक दावा फाइल कर सकता है। जो अब जो शख्स उस राइट को मानने से इनकार कर रहा है या उसके अंदर दिलचस्पी रखता है, उसकी इंटेंशन है कि वो इस राइट को, उस शख्स के इस राइट को मानने से इनकार करेगा, उसकी ये इंटेंशन है दूसरे फ्री की, तो वो दोनों सूरतों के अंदर, वो जो पहला शख्स है जिसका वो राइट है, वो दोनों सूरतों के अंदर अगर तो वो शख्स प्रेजेंटली उसका इनकार कर रहा है तब, या फिर इंटरेस्टेड है उस राइट से इनकार करने में, उस लीगल करेक्टर के इनकार करने में अगर वो इंटरेस्टेड है, तो फिर दोनों सूरतों के अंदर वो जो पहला शख्स है वो दूसरे फ्री के खिलाफ जाकर कोर्ट में सूट फाइल करेगा कि ये जो राइट है, वो जो शख्स इनकार कर रहा है वो बेबुनियाद तौर पर उस राइट से इनकार कर रहा है, और उसको ये हक हासिल नहीं है कि उसके लीगल राइट से कोई दूसरा शख्स इनकार करे। एक तो वो उसको डिक्लेयर करवाएगा कि वो गलत तरीके से इनकार कर रहा है, और साथ ही साथ उसी सूट के अंदर अगर वो शख्स इनकार कर रहा है, इनकार करने के बाद उसको धमकी लगा रहा है कि ये जो सूट फाइल किया जा रहा है इसके अंदर इसकी रीजन ये है कि वो शख्स गलत तरीके से उसको धमकी लगा रहा है कि ये उसका हक है, वो मालिक है, ओरिजिनल ऑनर वही है, तो इस बिना पर वो दावा दायर करेगा, और साथ ही साथ वो खुद को रियल ऑनर
या फिर जो भी इसकी लीगल पोजीशन है, लॉफुल पोजेसर भी हो सकता है, लॉफुल ओनरशिप भी हो सकती है, ऐसी सूरत के अंदर वो डिक्लेयर करवाएगा कि एक तो उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो इसका रियल ऑनर है, रियल पोजेसर है, या फिर उसका राइट बनता है उसके अंदर, तो वो भी साथ उसके डिक्लेयर करवा सकता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन लगाई गई है साथ, अगर तो वो सिर्फ डिक्लेयर करवाना चाहता है और उसका कोई और रिलीफ नहीं बनता, तो फिर वो सिर्फ डिक्लेयर ही करवाएगा, उसको और रेमेडी नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर वो सिर्फ डिक्लेयर करवाने आ जाता है और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन उसके पास नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन उसके पास पोजेशन नहीं है, तो इस सूरत के अंदर वो सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल नहीं करेगा, बल्कि साथ पोजेशन भी क्लेम करेगा उसको। अगर कोर्ट उससे पूछ लेती है कि जो आप डिक्लेयर करवाने आए हैं, क्या प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है? अगर वो कहता है कि प्रॉपर्टी मेरे पोजेशन में नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको कहेगी कि सिर्फ आपको डिक्लेरेशन की डिक्री जारी नहीं की जाएगी, लिहाजा आप इसके अंदर या तो आप इसकी अमेंडमेंट करें, साथ इसके आप वो भी क्लेम करें पोजेशन भी। या इसी तरह अगर आप समझते हैं, कोर्ट समझती है कि कैंसिलेशन भी होनी चाहिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट बन गया है गलत तरीके से, तो फिर डेक्लेरेशन के साथ साथ उसकी कैंसिलेशन भी करवाई जाए, तो ये फर्दर रिलीफ है। अगर कोई रिलीफ बनता है तो फिर साथ मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ये समझती है कि एक ही मुकदमे के अंदर उस डिस्प्यूट से रिलेटेड, उस मैटर इन इशू जो है, उसके मुतलका सारे जो इश्यूज हैं वो एक साथ ही रिजॉल्व हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो सालों साल वो मुकदमा चलता रहे। तो इसलिए ये फिर इसके साथ एक बार लगाया गया है, अटैच किया गया है, एक पाबंदी लगाई गई है कि कब डेक्लेरेटरी डिक्री जारी नहीं की जाएगी उस हवाले से। इसके बाद सेक्शन 43 देखते हैं। इफेक्ट ऑफ डेक्लेरेशन, कि एक डेक्लेरेटरी डिक्री जारी हो गई है तो फिर उसका असर क्या होगा। अ डेक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग only on the parties to the suit, persons claiming through them respectively, and where any of the parties are trustees, on the persons for whom, if in existence at the date of the declaration, such parties would be trustees। अब ये डेक्लेरेशन जो है, जो पार्टीज या फ्री कैन एक मुकदमे के अंदर हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, एक से ज्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स भी हो सकते हैं, जो जो उस दावे के अंदर फ्री कैन है। इसी तरह अगर पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट कोई शख्स अपने कोई राइट या कोई लीगल करेक्टर डिक्लेयर करना चाहता है, तो फिर पब्लिक एट लार्ज को भी डिफेंडेंट के तौर पर लिया जाएगा, उसको भी एक डिफेंडेंट बनाया जाएगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसका नाम भी लिखा जाएगा। अगर पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट, जैसे कि नाम की गलती हो गई है उस आईडी कार्ड के अंदर, तो फिर वो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट उसको रिलीफ लेना पड़ेगा, ताकि सारे लोग उसको उसके दुरुस्त नाम से लिखें भी और पुकारें भी। तो इस हवाले से इंडिविजुअली भी नादरा ऑफिस को भी पार्टी बनाएगा और साथ साथ पब्लिक एट लार्ज को भी बनाएगा। तो इस सूरत के अंदर जो जो फ्री कैन उसके अंदर मेंशन कर दिए जाएंगे उस प्लेट के अंदर, तो ये डिक्री जो होगी उन्हीं के ऊपर लागू होगी। अगर कोई उस डॉक्यूमेंट या उस डिक्री के अंदर या उस दावे के अंदर उसका नाम नहीं मेंशन है, तो उसके ऊपर इसका असर नहीं होगा। इसी तरह जो पार्टीज हैं वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एयर्स जो उनके बाद क्लेम कर सकते हैं उस राइट को या उस लीगल करेक्टर को, वो भी पाबंद होंगे उस डिक्री के। इसके बाद अगर कोई ट्रस्टी है तो ट्रस्टी, और अगर कोई बेनिफिशियरी है तो वो बेनिफिशियरी भी, इन सब के ऊपर वो डेक्लेरेटरी जो डिक्री होगी वो बाइंडिंग होगी। और बाकी जो उसके अंदर अगर जो मेंशन नहीं है, तो उसके खिलाफ अगर कोई और शख्स आके क्लेम करता है, तो फिर
अगर वो पब्लिक एट लार्ज को उसके अंदर डिफेंडेंट के तौर पर नहीं रखा गया, तो फिर अगर इंडिविजुअल और कोई आके रखता है तो फिर उसके खिलाफ नई डिक्री लेनी पड़ेगी, उसके खिलाफ नया सूट फाइल करना पड़ेगा। तो ये था डेक्लेरेशन या फिर डेक्लेरेटरी डिक्री। तो इस हवाले से हमने देख लिया कि इसके केसेस किस तरह फाइल होते हैं, और फिर डेक्लेरेटरी डिक्री, इसकी सिर्फ डिक्री जारी हो जाती है, फर्दर इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, सिर्फ ये डिक्लेयर करवाया जाता है इसके अंदर राइट को। इसकी एग्जांपल्स भी हमने देख लिए कि कैंसिलेशन के हवाले से या फिर और कोई कोई रिलीफ लेना है तो वो भी साथ क्लेम किया जा सकता है। फिर इसके अलावा किसी कोर्ट से ये सिर्फ कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि राइट्स क्या क्या है पार्टीज के, और वो अपने राइट्स को सिक्योर कर लें, और दूसरे जो शख्स हैं, जो डिफेंडेंट्स हैं, जो इंटरेस्टेड है उस राइट को डिनाई करने में या फिर डिनाई कर रहा है, तो दोनों सूरतों के अंदर उनको डिफेंडेंट बनाकर उनके खिलाफ दावा दायर किया जा सकता है। थैंक यू। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बता दो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने है ना इसमें एफेक्ट ऑफ डेक्लेरेशन में कहा है कि जो लीगल हेयर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी आवाज बड़ी बाइंडिंग स्लो आ रही होंगे, है आपकी। तो इसको थोड़ा सा दोबारा बताइए। स्लो आ रही सर। मैंने कहा जो आपने कहा कि जो डिक्लेयर करवाया जाएगा जो उसकी लीगल हेयर होती है उस पर भी बाइंडिंग होगा, तो इसमें थोड़ा सा बताइएगा। अगर एक फ्रीक है तो नहीं आ रही आवाज सर। जी, अगर एक फ्रीक है वो अब डिफेंडेंट बनाए हुआ है, अब वो जो डिक्री है वो उस डिफेंडेंट के ऊपर भी लागू होगी और प्लेंटिफ के ऊपर भी लागू होगी, और आगे चलकर जो उनके लीगल एयर्स होंगे जो उस प्रॉपर्टी से को क्लेम कर सकते हैं, जो उस राइट को क्लेम कर सकते हैं, उनके ऊपर भी वो बाइंडिंग होगी। क्योंकि अगर कोई फ्रीक है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसके लीगल एयर्स होंगे वही क्लेमेंट बनेंगे उस राइट के।